अच्छा, अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कुछ फायदे भी हैं कि यार फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे ये हैं कि अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी, कि जब यार आपने एक दफा फिक्स्ड कर दिया तो फिर स्पेकुलेशन का अप्स एंड डाउन्स का मसला ही खत्म। इस तरह मैंने अभी आपसे कहा। नहीं 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 नहीं, जब उसने रेट कम कर दिया तो फिर हम वहां में तो फिर वो कम पैसे आएंगे ना सलमान। इस तरह तो नहीं होता ना भाई। अब वो शौकत अली यूसुफजई वाली बात आ गई ना, इस तरह नहीं होता। अगर गोरा मुझे फॉर एग्जांपल गोरे ने मुझे देने हैं फॉर एग्जांपल 2000 पाउंड, वही मिसाल देख लेना आप ये वाला कि हमारे एक्सपोर्ट तो चीप हो जाएंगे लेकिन फिर हमें पैसे भी तो कम आएंगे ना। वो हम एक्सचेंज रेट इस तरह सेंट्रल बैंक इस तरह अप्स एंड डाउन जल्दी जल्दी नहीं कर सकता ना। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की वो है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर टाइम ले, ठीक है ना, ये इंशाल्लाह भी मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इसके एडवांटेजेस देखें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो तो जो शौकत अली सजा ने जो मंतिक पेश की थी ना, पता नहीं वो कौन सी मंतिक थी। ठीक है जी, अभी इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। वो आपको समझाता हूँ। या जब आपने डॉलर में पैसे लिए हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, तो गोरा तो ये नहीं कहेगा कि यार आपकी करेंसी की वर्थ क्या है। वो तो कहते हैं भाई मुझे तो इतने डॉलर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 बिलियन का लोन लिया डॉलर में, वो कहते हैं भाई मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाक रुपये 175 में, कि 165 में, कि 100 में, भाई मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, आपने मुझे $1 बिलियन देने हैं बस, दैट्स इट। ठीक है ना। अब मैं आपको वैसे एक मिसाल बताता हूँ। चलिए यार वो फिर मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब आप लोग ना FR2 में IS-21 पढ़ोगे ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज IS-21 इंशाल्लाह, तो फिर आपको ये कंप्लीट हो जाएगा कि जब अगर रेट कम होगा या ज्यादा होगा तो हमें गेन और लॉस किस तरह होगा इंशाल्लाह। ये फिर आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो इतना इधर आप समझे कि अगर आपने लोन डॉलर में लिए तो आपने डॉलर में पेमेंट करनी होगी, अगर आपने पाउंड में लोन लिए तो आपने पाउंड में पेमेंट करनी होगी। ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन लोन लिया है, ठीक है जी, और आपने 165 पे, जिस दिन आपने लोन लिया वो आपने लिया 165 पे, ठीक है जी। अब वो टाइम पूरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद आपने वो से 1 बिलियन देने हैं, तो आप उसको ना अपग्रेड 175 है, तो वो कहेगा यार मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपने 165 पी लिया, उस दिन आपका एक्सचेंज रेट 165 था, आप 175 गेन एंड लॉस आप खुद बर्दाश्त कर लो। आपने मुझे वही 1 बिलियन देने हैं, $1 बिलियन देना है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उस टाइम आपकी करेंसी 165 में थी, आप 175 पे है। ये आपका अपना हेड है कि आप इसको समझ लो, इससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। क्लियर जी। आपने मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है, दैट्स इट। गोरा सिर्फ यही कहेगा बस आपको। ठीक है ना, वो आप पे रहम नहीं करेगा। हाँ, वो हमें पे करेगा। तो अगर हमने एक्सपोर्ट चीप करनी है ना, चीप करनी है, तो फिर हमें सेंट्रल बैंक ने फिर रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसने एक्सपोर्ट चीप करनी है, अगर ऑलरेडी आपकी एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी की है, मतलब आप इतने डेवलप्ड कंट्री हो कि आपकी एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल चाइना की या जापानीज की, तो वो जो भी रेट चार्ज करेंगे हम खुशी खुशी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी करेंसी भी स्ट्रांग हो चुकी है और ऑलरेडी उसके पास उसकी गुडविल भी बन चुकी है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए फिर हमें एक्सपोर्ट को चीप करने के लिए अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट चीप हो जाए भाई। ठीक है ना। तो आप ओवरऑल इसको देखे सलमान। जी सलमान भाई, क्लियर। तो अब एडवांटेज की तरफ आते हैं हम। तो अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो हमें एक्सपोर्ट चीप करने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को, फिर वो करेंसी की मजीद वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, डिवेल्युएशन करनी पड़ेगी, इसको डिवेल्युएशन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं यार टाइम गुजरने हमसे। अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी, या जिस तरह हमने कहा था कि वो अगर आज आपकी करेंसी 165 पे है और आप कहते हो कल 185 पे पहुंच जाएगी तो मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, तो चूंकि इसमें अब फिक्स है, अप्स एंड डाउन्स का खतरा नहीं है, तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा इसमें।
प्रोमोट फ्री ट्रेड, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर रिलीज फ्रॉम द एक्सचेंज रेट। यार प्रोमोटर और एक्सपोर्टर दोनों को पता है कि यार डॉलर की प्राइस बढ़ भी जाए, गिर भी जाए, पाक रुपीस की प्राइस बढ़ भी जाए, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं इतने एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं इतना इंपोर्ट करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ऑलरेडी वो कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हो तो यार एक्सपोर्टर को भी खतरा होता है कि यार कहीं मेरी करेंसी की वर्थ गिर ना जाए, मेरी करेंसी की वर्थ अप ना हो जाए, तो मुझे फिर गेन एंड लॉस होगा। इंपोर्टर, अगर आप इंपोर्टर हो, आप चीज इंपोर्ट करते हो, तो अगर आज मैं 100 रुपए में इंपोर्ट करता हूँ और कल उसकी प्राइस 110 हो जाती है, तो भाई मैंने तो उतने ही डॉलर देने हैं ना। तो अगर फिक्स्ड हो तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तीसरा है कि गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। इसको भी जरा आप पढ़ लें कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या इस तरह कोई करेंसी वो अपना कोई और मसला हो, ठीक है ना, तो वो हुकूमत इजीली सेट कर सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स ये हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सॉरी एडवांटेजेस क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, कि यार अवॉइड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है ना, सेंट्रल बैंक इंटरवेंट करता है, इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, बल्कि मार्केट खुद ब खुद आपकी करेंसी की वैल्यू डिटरमिन कर लेती है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की प्राइस हाई होगी। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो मार्केट खुद ब खुद आपकी करेंसी की वर्थ डिसाइड कर लेती है। मैं ऑटोमेटिकली करेक्ट बैलेंस ऑफ द पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। किस तरह? देखिए फॉर एग्जांपल, आपने इंपोर्ट ज्यादा की और आपकी एक्सपोर्ट कम की, तो इंपोर्ट जब ज्यादा की आप लोगों ने, तो आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला गया, जिसकी वजह से अब आप क्या करोगे, आप उनको पेमेंट करोगे। जब आप पेमेंट करोगे उनको, तो आप मार्केट में आप उस फॉरेन करेंसी की डिमांड करके ना लोकल करेंसी की सप्लाई ज्यादा कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की वर्थ गिर जाएगी। जब आपकी करेंसी की वर्थ गिर जाएगी तो फिर क्या होगा, अगले साल अगले दफा जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपके इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी की वर्थ गिर गई है। और मैंने आपसे कहा कि जब करेंसी की वर्थ गिर जाती है, जब हम 150 से 175 पे आए थे, तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगे हुए थे जबकि एक्सपोर्ट सस्ते हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। फ्री पॉलिसी गवर्नमेंट टू कंसल्टेंट, अच्छा वो कहते हैं यार आप एक्सचेंज रेट सिस्टम के लांचों में मत पड़ो, हुकूमत से कहते हैं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली मार्केट ठीक करेगा, आप बाकी मसलों पे ध्यान दो, अनएम्प्लॉयमेंट पे और इन्फ्लेशन पे। तो ये इस तरह था। अच्छा एक मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताता हूँ। ये तो एडवांटेजेस हैं। अगर डिसएडवांटेजेस आ गए, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस आ गए, तो इसके जो एडवांटेज हैं ये इसके डिसएडवांटेज हैं, और इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी। तो अगर वो आपसे डिसएडवांटेजेस पूछे तो आपने इसके एडवांटेजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इधर लिख लेना है। अगर आपसे वो इसके डिसएडवांटेजेस पूछे फ्लोटिंग के, तो इसके एडवांटेजेस को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये करना। अब आप पूछे शाबाश। जी, ये डीवैल्यूएशन की तरफ आते हैं आप। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, चलो ये इसको यार कल पढ़ लेते हैं, बस आज के लिए ये काफी। कल क्लास ले लेते हैं कि नहीं? बस हमारी अगर ये तो हमारी तकरीबन 2 ही क्लासेस होंगी, ज्यादा से 2 ही क्लासेस होंगी। अब आप बताएं कि कल क्लास लेते हैं कि नहीं? मैंने कहा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज ये काम थोड़ा सा टेक्निकल, या खत्म कर दे इसको। आपकी और क्लास तो नहीं है ना अभी? ठीक है ठीक है, आसान है, आसान, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है जी, बाकियों का भी यही इरादा है जी, बस खत्म करते हैं इसको आप। ठीक है जी, मत लगाओ अभी, आ जाएंगे तो लगा लो। ठीक है जी। अब डीवैल्यूएशन क्या चीज होती है? जब आपकी वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है या उसकी वर्थ में डिक्रीज, जब हम 150 पे 150 से 175 पे आ गए, तो अब आपकी करेंसी की वर्थ गिर गई ना। पहले आप $1 खरीदते तो आपने 150 रुपए देने थे, अब आप $1 खरीदोगे तो 175 रुपए दोगे। क्लियर? तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। अब ये फिर आप पढ़ ले कि ये द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। देखो किस तरह, इस तरह होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती रहती है,
ठीक है जी। इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक, अगर डिमांड ऐसी है कि अगर आपकी प्राइस बहुत भी ज्यादा बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बहुत भी ज्यादा वो हो, इंक्रीज हो प्राइस गुड्स की, तो ऑटोमेट फिर भी उसकी डिमांड में डिक्रीज नहीं आएगा। इन नटशल कि अगर आपके पास इंपोर्ट इस तरह के नेचर के हो कि अगर आप उसकी इंपोर्ट्स की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए तब भी आप उसकी डिमांड करोगे, तो जब आप उसकी डिमांड करोगे तो आपने पेमेंट करनी होगी फॉरेन करेंसी में, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से उसकी वर्थ गिर जाएगी। दूसरी तरफ से अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, अगर आपके गुड्स इस नेचर के हो कि वो प्राइस इलास्टिक हो, एक मिनट जी, अगर आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इस तरह की चीज हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी प्राइस बढ़ाओगे तो इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पीट नहीं करेगा। तो इंपोर्ट अगर आपकी इनइलास्टिक हो और एक्सपोर्ट आपकी इलास्टिक हो, क्लियर जी, कि अगर आप उसकी प्राइस बढ़ाओगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट गिर जाएगी। तो ये पॉलिसी इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, डिवेल्युएशन, कि आपकी करेंसी उस टाइम गिरेगी जब आपके पास इंपोर्ट इनइलास्टिक, मजबूरन आपने इंपोर्ट करना होगा अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाए और आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, और आपकी एक्सपोर्ट इलास्टिक है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ भी गई, ठीक है जी, तो आप उसकी डिमांड उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसमें इनइलास्टिक सिचुएशन और इसमें इलास्टिक सिचुएशन। अब डिमांड फॉर इंपोर्ट में भी इनइलास्टिक। अब यार इंपोर्ट के लिए डिमांड क्यों इनइलास्टिक है कि प्राइस बढ़ भी जाए हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं, क्या वजह है यार, इसकी रीजंस क्या है? तो पहला जो रीजन है ना कि हम लोग जो है ना बाहर की चीजों को पसंद करते हैं, हम उसको प्रेफरेंस देते हैं कि यार बाहर की चीजें बाहर की चीजें हैं। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म टू रिप्लेस इंपोर्ट, यार हमारी लोकल इंडस्ट्री में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उस तरह की चीजें बनाएं कि हम इंपोर्ट्स की, अगर हम बजाय इसके कि हम इधर अपना प्रोड्यूस कर लें, हम इंपोर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारी फॉर्म्स में वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना जी। और तीसरा ये कि हम कुछ रॉ मटेरियल और फूड ऐसे आइटम्स हैं कि हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी। तो पहली बात ये कि हम पसंद करते हैं बाहर की चीज़ों को, दूसरी कि हम फॉर्म में वो कैपेबिलिटी नहीं कि इंपोर्ट्स की जगह कोई रिप्लेसमेंट चीज़ बनाए, सब्स्टिट्यूट बनाए, और तीसरी ये कि हम अब डिपेंडेंट हो गए बाहर की चीज़ों पे। हमारी डिमांड क्यों, हमारी एक्सपोर्ट क्यों इन वो है, एक्सपोर्ट रेंडर्ड इनइलास्टिक बाय पुअर क्वालिटी, क्या क्यों हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं? क्या रीजंस है यार कि अगर हम उसकी प्राइस कम भी कर दे, अगर हम उसकी प्राइस कम भी कर दे तब भी लोग हमारे गुड्स की डिमांड नहीं करते, ठीक है, हम हमारी एक्सपोर्ट फिर भी डिक्रीज है, हालांकि हमारी प्राइस अगर कम हम कट भी कर ले, ठीक है ना, क्यों? अगर या अगर हम अपनी प्राइस ना भी बढ़ाएं तो तब भी हम एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं कर पाए, क्वालिटी कमजोर है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक द एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड, कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम एडवांटेज नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी है हमारे पास, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो पहले ये जो मेन पॉइंट है ना, ये पुअर क्वालिटी का, क्लियर जी। तो इंशाल्लाह कल ये कर पढ़ेंगे और आपका आखिरी चैप्टर, तो होप्स हो कि कल आपकी इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी। तो आज के लिए यही काफ़ी, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल इसको वाइंड अप कर लेते हैं, तो 10-15 मिनट ये कर लेगा और फिर उसके बाद अपना बाकी लास्ट चैप्टर आसान है वो मुस्लिम न्यूज़। तो जी पूछिए आप लोग।